नमस्कार, मैं दशयंत सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की इस सीरीज में आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। यानी आज हम मिनरल्स के बारे में जानेंगे। आज हम पावर की जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं, कहाँ कहाँ से हमको ऊर्जा मिलती है, कहाँ कहाँ से हमको शक्ति मिलती है, उसके संसाधन क्या हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, उन सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप यूपीपीसीएस 2023 के लिए, जो कि संभवतः जून में होने वाला है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी की अत्यंत रूप से आवश्यकता पड़ेगी। तो एनसीईआरटी अगर आप कवर करना चाहते हैं तो इस चैनल से भी यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं। यहाँ एनसीईआरटी की सारी सब्जेक्ट्स में जल्दी जल्दी इन चीज़ों को कंप्लीट कराता चल रहा हूँ। एनसीईआरटी की सारी विषयों की समरी आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ एग्जाम से पहले पहले जो भी इस परीक्षा के लिए आवश्यक अध्ययन सामग्री होगी, वो मैं यहाँ से आप लोगों के साथ में साझा करता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करते हैं खनिज और शक्ति संसाधनों के बारे में। सबसे पहले देखेंगे खनिज क्या होते हैं। खनिजों को कहा जाता है मिनरल्स। ठीक है, खनिजों को मिनरल्स कहा जाता है। खनिजों को अगर पारिभाषिक रूप से देखें तो इनको क्या कहेंगे, किस तरीके से परिभाषित करेंगे कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले वे पदार्थ जिनका क्या होता है, एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। इस पॉइंट को आप याद रखें, निश्चित रासायनिक संगठन, यानी प्राकृतिक रूप से, नेचर से, प्रकृति से हमें जो पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं और उन पदार्थों का क्या है, एक निश्चित रासायनिक संगठन है, उसको क्या कहा जाएगा, खनिज कहा जाएगा। ठीक है, यानी प्रकृति से प्राप्त होने वाले निश्चित रासायनिक संगठन वाले पदार्थों को हम खनिज के नाम से जानते हैं। ये सारे खनिज जो हैं, ये पृथ्वी की चट्टान की जो परपटी है, परत है, उस पर सभी जगह क्या हैं, ये फैले हुए हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि सभी जगहों पर, पृथ्वी की परपटी जो है उस पर सभी जगहों पर खनिजों का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो समान रूप से नहीं पाया जाता है। कुछ विशेष जगहों पर ही खनिज पाए जाते हैं। हर जगह पर, परपटी की हर स्थान पर खनिजों का जो है समान रूप से वितरण नहीं देखने को मिलता है। अगर देखें तो ये जो खनिज होते हैं, ये विशेष रूप से कहाँ पर संकेंद्रित होते हैं, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, जो सेल समूह होते हैं, चट्टानों के जो समूह होते हैं, सेल ग्रुप जो होते हैं, वो विशेष क्षेत्रों में ही खनिजों का संकेंद्रण हमें देखने को मिलता है। खनिज निर्मित कैसे होते हैं, ये सभी प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। खनिजों के गुणों की बात अगर करें, यानी जो फिजिकल इनकी प्रॉपर्टीज हैं, भौतिक गुण जो हैं, भौतिक गुणों के बारे में अगर देखें तो खनिजों को रंग के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है, घनत्व या डेंसिटी के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है, इनकी कठोरता के आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, रासायनिक गुण जो हैं, ठीक है, जैसे कि विलेयता के आधार पर इनको परिभाषित किया जा सकता है। तो भौतिक गुणों में आते हैं आपके रंग, घनत्व, कठोरता, और रासायनिक गुणों में उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है, विलेयता जो होती है, उसके आधार पर हम अलग अलग खनिजों को पहचान सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है, आप जो भोजन करते हैं, सब्जी में जो नमक यूज करते हैं, चाहे वो नमक हो गया, या आप पेंसिल में जो काला काला पदार्थ आपको दिखाई देता है जिसको ग्रेफाइट कहते हैं, ये दोनों चीजें क्या हैं, खनिज हैं। नमक भी आपका एक तरह का मिनरल्स माना जाता है इसको, और पेंसिल में उपस्थित ग्रेफाइट भी क्या है, आपका मिनरल है, खनिज है। अब खनिजों के प्रकार देखते हैं, टाइप ऑफ मिनरल्स। इनको हम स्ट्रक्चर के आधार पर विभाजित करेंगे, स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे। खनिजों को संरचना के आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटा जा सकता है। एक होता है आपका धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज। नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, धात्विक खनिज वे हैं जिनमें धातुओं के गुण पाए जाते हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अधात्विक खनिज वे हैं, मतलब नहीं धातु, ठीक है, तो धातु नहीं होती है या धातुओं के गुण जिनमें न पाए जाएं, वो होते हैं अधात्विक खनिज। तो वन बाय वन दोनों को समझते हैं अलग अलग से। तो जैसे धात्विक अगर खनिजों की बात करें तो धात्विक खनिजों में भी क्योंकि बहुत सारी धातुएं होती हैं, आपका लोहा धातु है, चांदी धातु है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, ये सारी क्या हैं, धातु हैं। तो धातुओं भी लौह की उपस्थिति के आधार पर, मतलब लोहे की उपस्थिति के आधार पर दो अलग अलग भागों में बांटी जा सकती हैं धात्विक खनिजों को। धात्विक खनिजों में कैसे हम वर्गीकरण करेंगे, एक होते हैं लौह, ठीक है, एक होते हैं अलौह खनिज, मतलब ऐसे खनिज जिसमें धातुएं तो हैं लेकिन धातुओं में भी क्या है, उनमें लोहे की मात्रा है। और ऐसे खनिज जो धातुएं तो हैं लेकिन जिनमें लोहे की मात्रा नहीं है, अन्य दूसरे प्रकार के मेटल उसमें पाए जा रहे हैं। तो एक धातु वो हो गई जिनमें लौह की मात्रा है, एक धातु वो हो गई जिनमें लौह की मात्रा नहीं है। तो इन्हें क्रमशः लौह और अलौह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो लौह अयस्क कौन कौन से हैं जो धात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं, यानी ऐसे धात्विक खनिज जिनके अंदर लोहा
पाया जा रहा है, लोहे की मात्रा है जिनके अंदर वो लौह खनिज हैं। तो इनके उदाहरण हैं जैसे स्वयं लौह अयस्क, इसके अलावा आपका मैंगनीज हो गया, क्रोमाइट हो गया, इन सभी में लोहे की मात्रा होती है। मैंगनीज, क्रोमाइट, लौह अयस्क, इन सभी में लोहा होता है और इसी वजह से इनको लौह अयस्क की कैटेगरी में रखा जाता है। अलौह खनिज में जैसे आप सोना लेंगे तो सोने में लोहे की मात्रा नहीं होती है, चांदी में लोहे की मात्रा नहीं होती है, कॉपर जो होता है आपका तांबा, उसमें भी लोहे की मात्रा नहीं होती है, सीसा जो होता है लेड, उसमें भी लोहे की मात्रा नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सोना, चांदी, तांबा, सीसा और भी बहुत सारी मेटल हैं, ये सारी कैसी हैं, अलौह खनिजों के अंतर्गत आती हैं जिनमें लौह नहीं होता है। ठीक है। अधात्विक जो होते हैं इनमें धातुएं नहीं होती हैं, नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, अधात्विक जिसमें धातु नहीं है, तो धातुएं नहीं होती हैं। तो धातुएं बिना धातुओं वाले जो खनिज होते हैं आप जानते हैं, सभी के नाम पहले भी हम बात कर चुके हैं। चूना, चूना पत्थर हो गया आपका, ठीक है, अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, ये ऐसे मिनरल हैं, ये ऐसे खनिज हैं जिनमें धातुएं नहीं होती हैं, इसलिए इनको अधात्विक खनिज कहा जाता है। अब इनकी जो गुणधर्म हैं उनको देख लेते हैं। जैसे विशेष रूप से अगर हम कहें धात्विक खनिजों के बारे में जिनमें मेटल्स होते हैं, तो धात्विक खनिजें जो होते हैं जनरली कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, धात्विक खनिज जनरली कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। इसके अलावा इनका एक विशेष गुण होता है कि ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी विद्युत और ऊष्मा पाने पर ये क्या कर सकते हैं, इनमें जो है इनका टेम्परेचर बढ़ सकता है। जैसे लोहा है, लोहे को आप धूप में रख देंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ठीक है, विद्युत अगर लोहे से संपर्क में लाई जाएगी, लाइट को अगर हम जो करंट होता है आपका उसको लोहे के संपर्क में लाएंगे तो उसमें तेजी से करंट प्रवाहित होता है, मतलब क्या है, एक चालक का काम करता है, एक अच्छा चालक है लोहा, विद्युत का और ऊष्मा का भी। तो ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, जो भी धात्विक खनिज होते हैं। इसके अलावा इनका एक विशेष गुण होता है कि इनमें द्वितीय का मतलब होता है चमक एक तरीके, ठीक है, द्वितीय या चमक जो है इसके अंदर पाई जाती है। वहीं अधात्विक खनिज जो होते हैं जिनमें धातुएं नहीं होती हैं, जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, तो उनके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये पता है धातुओं के ये वाले गुण अगर आपको पता है तो आप इजीली अधात्विक जो खनिज हैं उनके गुणों को आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि जो अधात्विक खनिज होते हैं धात्विक खनिजों की अपेक्षा सामान्य रूप से कठोर नहीं होते हैं, मतलब मुलायम होते हैं। इसके अलावा ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं धात्विक, तो अधात्विक जो होते हैं वे विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसके अलावा इनमें चमक होती है और इनमें चमक नहीं पाई जाती है। इसके अलावा जो धात्विक खनिज हैं इनसे तार बनाए जा सकते हैं, तन्यता का गुण इनमें पाया जाता है, अधात्विक खनिजों में ये गुण नहीं पाया जाता है, आप चूना पत्थर का तार नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय का मतलब क्या है कि इनको पीट करके, इनको ठोक करके इनकी चादर के रूप में इनको फैलाया जा सकता है, बल्कि अधात्विक खनिजों में इस तरीके की प्रक्रिया जो है वह नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अधात्विक और धात्विक खनिज। जिसके बाद में शैल के बारे में बात करते हैं। शैल क्या है, शैल है आपका जो खनिजों के अवयव होते हैं उनके अनिश्चित संगठन वाले एक या अधिक खनिजों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको हम कहते हैं शैल। अयस्क, इसका नाम आपने सुना होगा, अयस्क को कहा जाता है और। ठीक है, अयस्क क्या है, एक तरह से जिन खनिजों को यानी जिन मेटल्स को या नॉन मेटल्स को हम प्राप्त करते हैं, जो भी हमारे धात्विक या अधात्विक खनिज हैं, इनका जो प्राइमरी फॉर्म होता है, इनका जो प्रारंभिक रूप होता है वो अयस्क के रूप में ही पाया जाता है। जैसे लोहा है तो लोहे की जो खानें होती हैं उनमें डायरेक्टली आपको ये लोहा नहीं मिलता जो आप यूज़ करते हैं। जैसे हथौड़ी बनाने में जो लोहा आप देखते हैं, वाहन बनाने में जो लोहा देखते हैं आप, लोहे से जो भी उपकरण बनाए जाते हैं, तो ये अपना इसी रूप में नहीं मिलता है। जब इनका खनन किया जाता है, इनका खानों से निकाला जाता है, तो ये अपने इसी रूप में नहीं मिलता, ये अयस्क के रूप में मिलता है। ठीक है, उस अयस्क से इनका निष्कर्षण किया जाता है, यानी खनिजों का क्या किया जाता है, निष्कर्षण। किससे, अयस्क से। तो अयस्क को हम कह सकते हैं, अयस्क एक प्राइमरी फॉर्म है। अयस्क क्या है, एक प्राइमरी फॉर्म है खनिजों की, जिनसे खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है। खनन क्या होता है, खनन को अंग्रेजी में कहते हैं माइनिंग। ठीक है, पृथ्वी की सतह के अंदर से जो शैलें या चट्टानें दबी हुई हैं उनसे खनिजों को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हम खनन। ठीक है, खनन भी अलग अलग तरीके से खनन को जो है वर्गीकृत किया जाता है, जैसे अलग अलग टर्म्स यहाँ पे आएंगे, सभी को हम देखेंगे। विवृत खनन है, जैसे विवृत खनन को कहते हैं ओपन माइनिंग। ये विवृत खनन कहाँ किया जाता है, कम गहराई में जो खनिज स्थित होते हैं ना, कम गहराई में पृथ्वी के अंदर, तो पृथ्वी की जो पृष्ठीय स्तर है उसको हटा करके इन खनिजों को निकालने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं हम विवृत खनन। एक होता है कूपकी खनन। कूप का मतलब होता है कुआं, समझिएगा, कूप का मतलब होता है कुआं, मतलब अधिक गहराई में
जो खनिज हैं पृथ्वी की प्रभृति के अंदर अधिक गहराई में जो खनिज हैं उन तक पहुंचने के लिए कूप बनाए जाते हैं वेधन के द्वारा। वेधन मतलब खोद करके नीचे कूप बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं कूपक। ठीक है, तो उन कूपकों तक पहुंच करके, उनकी तलहटी तक पहुंच करके खनिजों को निकाला जाता है। ऐसे खनिजों को निकाला जाता है जो बहुत ज़्यादा गहराई में पृथ्वी के अंदर स्थित होते हैं, और इस प्रकार के खनन को हम कहते हैं कूपकी खनन। ठीक है, एक होता है आपका पेनेट्रेशन, जिसको कहा जाता है प्रवेधन। ठीक है, प्रवेधन या पेनेट्रेशन क्या होता है, जैसे पेट्रोलियम होता है या नेचुरल गैस जो होती है आपकी प्राकृतिक गैस, इनको बाहर निकालने के लिए गहरे गहरे कुएं खोदे जाते हैं, खास करके अपतटीय क्षेत्रों में, समुद्र के जो अपतटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है ऐसी चीज़ों का भंडार होता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का। तो इन चीज़ों को निकालने के लिए गहरे कूपों की खुदाई करना प्रवेधन या पेनेट्रेशन कहलाता है। एक होता है आपका आखनन। आखनन को कहते हैं हम ड्रॉइंग। सतह के निकट खननों को, मतलब सबसे ऊपर जो खनिज होते हैं, सतह के आसपास ही जो खनिज होंगे उनको आसानी से बिल्कुल ईजिली निकालने की जो प्रोसेस है उसको आखनन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होते हैं, बिल्कुल ये मान लीजिएगा प्रॉपर्टी के आसपास ही जो होते हैं जो खनिज, उनको निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम आखनन कहते हैं। खनिजों का वितरण देखते हैं अब। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। शैलें हम पहले जब हमने प्रीवियस क्लासेस में चीज़ें देखी थी, जैसे शैलें जो हमने आग्नेय शैलों के बारे में पढ़ा था, कायांतरित शैलों के बारे में पढ़ा था, अवसादी शैलों के बारे में पढ़ा था। तो जो खनिज होते हैं इन्हीं शैलों में पाए जाते हैं, चाहे वो आग्नेय हो, कायांतरित हो, अवसादी हो। ठीक है, तो इनका वितरण अलग अलग से इन्हीं शैलों के रूप में जो है वो बना हुआ है। अब धात्विक और अधात्विक खनिजों को वर्गीकरण करते हैं इनका। वैसे हम धात्विक अधात्विक खनिज पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो धात्विक और अधात्विक खनिजों को हम देखने वाले हैं वो शैलों में उनकी उपस्थिति के आधार पर देखने वाले हैं कि किस शैल में या किस टाइप की शैल में, किस टाइप की चट्टान में धात्विक खनिज होते हैं, किस टाइप की चट्टान में अधात्विक खनिज होते हैं, और उनके विशेष क्षेत्र कौन कौन से हैं वैश्विक स्तर पर, कि जहाँ जहाँ ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे धात्विक खनिज जिनमें मेटल होता है। तो जो मेटलिक मिनरल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जनरली आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए उत्तरी स्वीडन का जो भाग है वहाँ लौह अयस्क की उपस्थिति होती है। ओंटेरियो जो कि कनाडा में स्थित है, यहाँ पे तांबा और निकल के निक्षेप पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र में लोहा हो गया, निकल, क्रोमाइट, प्लेटिनम, ये सारी जो है धात्विक खनिजें पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में अधात्विक खनिजों की बात करें तो ये विशेष रूप से अवसादी शैल समूह जो होते हैं, अवसादी चट्टान समूह जो होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे जो मैदानी क्षेत्र हैं या जो नवीन वलत पर्वत क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको चूना पत्थर के निक्षेप मिलेंगे। एक काकेशस प्रदेश है जो कि फ्रांस में पड़ता है, यहाँ पर भी जो है चूना पत्थर के बहुत सारे विशाल भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा जॉर्जिया हो गया, यूक्रेन हो गया, इनमें आपका मैंगनीज पाया जाता है। अल्जीरिया जो है फास्फेट के निक्षेप यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है कि जो कोयला और पेट्रोलियम है, कोयला और पेट्रोलियम है, ये किस प्रकार के सेल स्तर में पाए जाते हैं, तो ये अवसादी स्तर में पाए जाते हैं, याद रखेंगे आप। ठीक है, अवसादी स्तर में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। इस तरीके के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आपके कॉन्टिनेंट के हिसाब से, आपके महाद्वीप के हिसाब से जो खनिजों की उपस्थिति है या खनिजों के अग्रणी जो महाद्वीप हैं उनके बारे में हम देखेंगे। हालांकि जब हम आगे पढ़ेंगे, फर्दर क्लासेस की तरफ आगे हम चलते जाएंगे, तो वहाँ पर हम विशेष रूप से देश के हिसाब से खनिजों को पढ़ेंगे। किस खनिज के उत्पादन में, किस खनिज के खनन में कौन सा पार्टिकुलर कंट्री जो है वो आगे है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्योंकि 8th क्लास पर तक हम चल रहे हैं और 8th क्लास में जो वितरण दिखाया गया है या जो खनिजों के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी गई है वो महाद्वीप के हिसाब से करी गई है, तो हम महाद्वीप के हिसाब से यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 9th क्लास की तरफ, 10th क्लास की तरफ, तो हमें इसके बारे में डिटेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एशिया के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। एशिया जो है विश्व का आधे से ज़्यादा, मोर देन हाफ टिन जो होता है उसको प्रोड्यूस करता है। एशिया विश्व के आधे से ज़्यादा टिन को क्या करता है, उत्पादन करता है। अग्रणी टिन उत्पादक देशों की बात करें एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर तो चाइना हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया, ये विश्व के अग्रणी, मतलब एशिया महाद्वीप की बात कर रहा हूँ। एशिया महाद्वीप में चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया अग्रणी टिन उत्पादक देशों में आते हैं। इसके अलावा जो एशिया महाद्वीप है अपना, वो एशिया महाद्वीप में जो चाइना है ना, चाइना ये है जो सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन उत्पादन में भी जो है अग्रणी देश माना जाता है। इसके बाद में यूरोप की बात करते हैं। यूरोप जो है लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। यूरोप में आने वाले रसिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस में लौह अयस्क के बहुत विशाल भंडार या निक्षेप पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका,
नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में जो खनिज निक्षेप हैं विशेष रूप से 3 अलग अलग कह सकते हैं हम पार्ट्स में पाए जाते हैं। और ये जो है इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अमेरिका के जो 3 प्रदेश हैं जहां खनिजों के निक्षेप पाए जाते हैं, तो पहला है आपका ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश। ये जो है ये आपके लौह अयस्क, निकल, सोना, यूरेनियम, ठीक है, इनके यहाँ पर विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। और इसके बाद में आता है आपका अपलेशियन प्रदेश। अपलेशियन प्रदेश में आपके कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं। और पश्चिम की जो कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पर तांबा, सीसा, सोना, जस्ता, चांदी, ये जो है यहाँ पर विशेष रूप से पाई जाती हैं। आपके लिए होमवर्क साथ साथ मैं देता चलूँगा इसमें। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो मैप आपके पास होगा वर्ल्ड का, ठीक है, विश्व का जो आपके पास मानचित्र होगा या आपके पास में एटलस वाली बुक है, उसमें आप इन तीनों स्थानों को पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है, कि कनाडियन शील्ड प्रदेश कहाँ पे है, अपलेशियन प्रदेश कहाँ से कहाँ तक है, और पश्चिमी कार्डिलेरा की पर्वत श्रृंखलाएं हैं वे उत्तरी अमेरिका के किस भाग में पड़ती हैं। इन सभी को आप देखेंगे, फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में जो ब्राज़ील है वो उच्च कोटि का, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो लौह अयस्क है उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। इसके अलावा चिली और पेरू जो हैं, ये दोनों जो कंट्री हैं, चिली और पेरू, ये तांबे के अग्रणी उत्पादक देश हैं। ब्राज़ील और बोलीविया की अगर बात करें तो विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से इनको माना जाता है। इसके अलावा जो खनिज तेल है अपना, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला हो गया, ठीक है, अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, पेरू और कोलंबिया, ठीक है। वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया, ये ऐसे देश हैं दक्षिण अमेरिका के जहाँ पर खनिज तेल जो है वो पाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका जो है हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। और अफ्रीका में अगर हम तेल की बात करें, जो प्राकृतिक तेल है, कच्चा तेल जो है जिससे पेट्रोलियम वगैरह बनाया जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला, ये 3 ऐसे स्थान हैं, 3 ऐसी कंट्री हैं जहां पर जो है तेल पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ये बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी, दोनों को स्थानों को याद रखेंगे। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरडी और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के बहुत बड़े निक्षेप पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि विश्व की जो प्राचीनतम चट्टानें हैं, विश्व की जो प्राचीनतम शैलें हैं, वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, ठीक है। विश्व की प्राचीनतम शैलें कहाँ पाई जाती हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। ये जो मैप है, अब इसमें आप क्या करेंगे, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये मैंने इसमें ऐड इसीलिए किया है, आप इसमें देखिएगा। ये है विश्व में तांबे और लोहे और बॉक्साइट का वितरण, ठीक है। यहाँ से आप इसमें पहचान पाएंगे कि इस तरीके का जो साइन लग रहा होगा वो लोहे का जो है निक्षेप दिखा रहा है। ये जो स्टार टाइप का आपको दिख रहा है ये तांबे को डिनोट कर रहा है, बॉक्साइट इस तरीके से। तो इस पूरे मैप में जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर आपका जो है लौह है, ठीक है, कहाँ कहाँ आपका तांबा है, कहाँ कहाँ आपका बॉक्साइट है। तो ये जो जगह जगह पर यहाँ पे साइन बने हुए हैं, जगह जगह पर इसके जो है संकेत बने हुए हैं। अब इस मैप में देख करके आप, ये आपका होमवर्क है कि आप ये करेंगे कि कहाँ कहाँ यानी बॉक्साइट कहाँ कहाँ है। आप मैप में यहाँ पर एक मैप अपने पास रखिए, चाहे वो आपका एटलस हो, चाहे आपका वर्ल्ड मैप हो। उस वर्ल्ड मैप में देखिए कि इस स्थान, ये जो आपको लोहे का जो वितरण दिख रहा है, ये किन किन स्थानों पर है, बॉक्साइट का वितरण किन किन स्थानों पर है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप स्वयं से खोजने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपके दिमाग में ये चीज़ें जो है समझ में आएंगी और स्थानों के बारे में आप पता चलेगा, आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से ये खनिज तेल और कोयले का वितरण है। इस तरीके का साइन बन रहा होगा तो वो कोयला है, और जिस ट्रायंगल टाइप का बन रहा होगा ये खनिज तेल को दर्शा रहा है। तो खनिज तेल को और खनिज तेल और जो कोयला है, इनका वितरण किन किन स्थानों पर है वर्ल्ड मैप में, आप स्थानों को देख करके पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। और विशेष रूप से जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो खनिज तेल होता है, विशेष रूप से वो उसका जो वेधन किया जाता है, ठीक है, कूप की खनन जो किया जाता है, वो विशेष रूप से कौन से स्थान होते हैं, जो अपतटीय क्षेत्र होते हैं, समुद्र तट से लगे हुए जो क्षेत्र होते हैं। तो ट्रायंगल वाले जितने भी साइन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो देखिए आप बिल्कुल कॉर्नर पे होंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, ये अपतटीय क्षेत्र है ना, ये, ठीक है, ये अपतटीय क्षेत्र है बिल्कुल कॉर्नर पर। ये है जो है बिल्कुल अपतटीय क्षेत्र है। यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल अपतटीय क्षेत्रों में है, ठीक है। समुद्र से सटे हुए जो स्थान है, देखिए यहाँ पर भी एक समुद्र से सटा हुआ स्थान है। तो तेलों का जो उपस्थिति पाई जाती है, प्राकृतिक तेल जो पाया जाता है, ज़्यादातर उसका जो खनन किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है, समुद्र के जो अपतटीय क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से स्थानों पर हैं, यहाँ पे आप वर्ल्ड मैप में देख करके आप जो है इसका अपने आप इसमें खोजेंगे इसको, और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद में आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है
अंटार्कटिका में ट्रांस आर्कटिक पर्वत में कोयला और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे का पूर्वानुमान किया गया है। और अंटार्कटिका जो है आप जानते हैं भूविज्ञान का लिए पर्याप्त रूप से ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर भूविज्ञान से जुड़ी हुई जो है रिसर्चेज की जाती हैं, खोजें की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे देशों के यहाँ पर अनुसंधान केंद्र भी जो है वो स्थापित करे गए हैं। खनिजों के उपयोग देखते हैं। खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। रत्नों के लिए जो खनिज होते हैं वो प्राय कठोर होते हैं। तांबा का यूज जैसे आप देखेंगे सिक्के और पाइप में। अब ऐसे तो खनिजों के बहुत सारे उपयोग हैं, अब यहाँ पे लिखूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन मैंने वही चीज़ें लिखी हैं जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं। बाकी खनिज आप जानते हैं, आप दैनिक जीवन में रोज यूज़ करते हैं खनिजों से बनी हुई चीज़ें। तो खनिजों के उपयोग रत्नों के लिए प्रयुक्त प्राय कैसे होते हैं। खनिज जो होते हैं वो कठोर होते हैं। तांबा जो है वो सिक्के और पाइप बनाने में यूज किया जाता है। सिलिकॉन क्वार्ट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। क्वार्ट्ज से क्या प्राप्त किया जाता है, सिलिकॉन। और सिलिकॉन किस में यूज किया जाता है, कंप्यूटर उद्योग में, ठीक है, चिप वगैरह में जो सिलिकॉन की परतें होती हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइट, यानी जो खनन किया जाता है उस टाइम पे हमको बॉक्साइट मिलता है। बॉक्साइट के निष्कर्षण के फलस्वरूप हमको एल्यूमिनियम मिलता है। एल्यूमिनियम जो है कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इसके अलावा हवाई जहाज बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, बोतलबंदी उद्योग में, ठीक है, बोतलों के जो ढक्कन होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं। इसके अलावा आपका भवन निर्माण में भी होता है। और जो हमारी किचन के बर्तन होते हैं, रसोई जो हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं, वो बर्तन भी एल्यूमिनियम के बहुत मात्रा में बनाए जाते हैं। खनिजों का संरक्षण किस तरीके से किया जाता है, इसका सबसे बड़ा एक तरीका हो सकता है कि अगर हम धातुओं को रिसाइकिल करें, धातुओं का पुनर्चक्रण करें। एक चीज़ अगर हमने यूज कर ली और वो चीज़ क्या होगी, धीरे धीरे बेकार हो गई, तो उसी धातु को मेल्ट करके दूसरी चीज़ उसकी बनाई जा सके, उनका पुनर्चक्रण या रिसाइकिलिंग उसकी की जा सके, ठीक है। इस तरीके से हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं। शक्ति संसाधनों की बात करें, पावर रिसोर्सेस, तो शक्ति या ऊर्जा क्या है, हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें उद्योग के लिए, कृषि के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, संचार यानी कम्युनिकेशन के लिए, प्रतिरक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ये हमें शक्ति संसाधनों से प्राप्त होती है, पावर रिसोर्सेज से प्राप्त होती है। अब ऊर्जा संसाधनों के, पावर रिसोर्सेज के जो प्रकार हैं उनको देख लेते हैं। ऊर्जा संसाधनों के प्रकार को अगर हम डिवाइड करें, वर्गीकृत करें, तो दो भागों में इसको बांटा जा सकता है। एक है हमारे परंपरागत स्रोत और एक है हमारे गैर परंपरागत स्रोत। पिछली क्लास में भी जब सेकंड चैप्टर हम बात कर रहे थे उसमें भी मैंने आपको परंपरागत और गैर परंपरागत क्या होता है उसके बारे में बताया था। तो परंपरागत क्या होता है, जो लंबे समय से हम सामान्य दैनिक जीवन में उपयोग करते जा रहे हैं, लंबे टाइम से जिन चीज़ों का यूज किया जा रहा है वो सारी कैसे हैं, परंपरागत स्रोत हैं। ये अनवीकरणीय हैं। अनवीकरणीय मतलब इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है, नॉन रिन्यूएबल हैं, ठीक है। और इनका जो भंडार है वो सीमित है, यानी एक निश्चित समय के बाद में, एक लंबी अवधि के बाद में इनके समाप्त होने की भी संभावना है। जैसे आपका ईंधन हो गया, कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, जल विद्युत हो गया, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, अनवीकरणीय परंपरागत स्रोत, ठीक है। अब इसके बाद में गैर परंपरागत स्रोतों को देखते हैं। ये कैसे होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं इनके जो भंडार होते हैं वो असीमित होते हैं, इनके खत्म होने की संभावना ना के बराबर होती है। जैसे सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी खत्म नहीं हो सकती है, ठीक है, असीमित मात्रा में है। इसके अलावा जो विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा हो गई, या आपकी ज्वारी ऊर्जा हो गई, ये जो है ऊर्जा के कैसे संसाधन हैं, गैर परंपरागत, इनको हम रिन्यूएबल पावर रिसोर्सेज के नाम से जान सकते हैं। इसके बाद में जितने भी रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा है, चाहे वो ईंधन, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, इन सभी के बारे में वन बाय वन सेपरेट बिल्कुल अलग तरीके से इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ईंधन, फ्यूल के बारे में। तो ईंधन जनरली हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, खाना पकाने में यूज़ होता है, ऊष्मा प्राप्त करने में होता है। इसके अलावा जो बहुसंख्यक लोग हैं, मतलब एक बड़ी संख्या लोगों की जो है वो ईंधन का यूज़ करती है एनर्जी प्राप्त करने के लिए। और ईंधन की एक खासियत ये है कि जो ईंधन होता है वो सुप्राप्य है, आसानी से ये उपलब्ध हो जाता है, आसानी से इसको प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुछ हानियां भी हैं। हानियां कैसे हैं कि इसके संग्रहण में अधिक समय लगता है। इसके अलावा ये प्रदूषणकारी होता है, पॉल्यूशन जो है बहुत फैलाता है। और धुआं जब होता है, जैसे हम लकड़ी वगैरह अपने घरों में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वो प्रदूषणकारी होता है, पॉल्यूशन उससे फैलता है। इसके अलावा जब धुआं उठेगा और पॉल्यूशन फैलेगा तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उसमें वृद्धि होगी, ठीक है, तो इसलिए ये हानिकारक भी है। और इससे क्या होता है, बड़ी मात्रा में निर्वनीकरण की समस्या आती है। निर्वनीकरण मतलब पेड़ों की कटाई, झाड़ियों की कटाई, वनस्पतियों की कटाई होती है। जब हम सामान्य रूप से इसी तरीका का ईंधन लगातार यूज़ करते रहते हैं तो निर्वनीकरण की समस्या होना यहाँ से एक सामान्य सी बात हो जाती है।
जीवाश्म ईंधन को देखें तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है कि जो पौधे हैं या जानवर के जो अवशेष होते हैं वो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे और उनसे क्या हुआ, जब टेम्परेचर और अत्यधिक दाब मानी उच्च ताप और उच्च दाब के कारण उनका अपघटन हुआ और उस अपघटन के फलस्वरूप जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ। जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आता है, कोयला हमारा जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम हमारा जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस ये भी हमारा क्या है, जीवाश्म ईंधन है और इनके क्या है, सीमित भंडार हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो है समाप्त कैसे हो सकते हैं। आज भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कोयला अत्यधिक मात्रा में ये समाप्त नहीं होगा, पेट्रोल को जैसे पेट्रोलियम है उसका भी जो है अनावश्यक रूप से दोहन करते हैं, नेचुरल गैस का भी अनावश्यक रूप से दोहन किया जाता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है पर्याप्त मात्रा में ये ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन एक निश्चित समय के बाद में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और इनके ख़त्म होने से सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो बनती हैं यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आज जो हम जिस मात्रा में यूज़ कर रहे हैं या जिस रूप में इनका हम प्रयोग कर रहे हैं, ये एक दो दिन में बनकर के तैयार नहीं हुई। ठीक है, जैसे पृथ्वी पर प्राचीन काल में कुछ उथल पुथल हुई होगी, उससे क्या हुआ होगा, जो जानवर होंगे, जंतु होंगे, ठीक है, पौधे होंगे, वन होंगे, पेड़ होंगे, ये सभी क्या होंगे, पृथ्वी के अंदर दब गए होंगे। ठीक है, और दबे रहे होंगे लाखों वर्षों तक। फिर क्या हुआ होगा, उच्च ताप और दाब के कारण इनका अपघटन हुआ होगा, धीरे धीरे ये कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में कन्वर्ट हो गए होंगे। तो इस प्रोसेस में यानी इनके जो इनका जो नवीकरण होता है, इनमें बहुत समय लगता है, मतलब बहुत समय का मतलब है लाखों वर्षों के बाद में अपघटन के फलस्वरूप ये रिन्यू होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इनके संरक्षण की आवश्यकता है, इनके सीमित उपयोग की आवश्यकता है। कोयला के बारे में बात करते हैं। कोयला यानी कोल, इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। विशेष रूप से लौह और इस्पात उद्योग जो होता है, लौह इस्पात उद्योग में विशेष रूप से कोयला जो है वो यूज किया जाता है। इसके अलावा भाप के जो इंजन होते हैं, ठीक है, उसमें भी कोयला यूज किया जाता है। और विद्युत उत्पादन, ठीक है, विद्युत उत्पादन में भी कोयला अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और कोयले से जिस विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसको हम बोलते हैं तापीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं उसको? तापीय ऊर्जा। अब ये तो हो गए इससे कोयले के उपयोग। अब इसके हानि क्या है? ये भी पॉल्यूशन का एक सोर्स है, प्रदूषण का स्रोत है और परिवहन के लिए इसमें समस्या होती है, परिवहन के लिए काफ़ी भारी हो जाता है। विश्व में कोयले के अग्रणी उत्पादक देशों के बारे में बात करें तो चाइना सबसे पहले, फिर उसके बाद में यूएसए, फिर जर्मनी, फिर रसिया, फिर साउथ अफ्रीका, उसके बाद में फ्रांस। ये जो है विश्व में अग्रणी उत्पादक देश हैं कोयले के। भारत में कोयले के उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो जो रानीगंज है पश्चिम बंगाल में, ये सर्वाधिक कोयला उत्पन्न करता है। इसके अलावा झारखंड का झरिया, धनबाद और बोकारो, ठीक है, झरिया, धनबाद, बोकारो झारखंड में और रानीगंज पश्चिम बंगाल में, ये भारत के कह सकते हैं अग्रणी कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। पेट्रोलियम देखते हैं। पेट्रोलियम की उपस्थिति कहाँ होती है? जो शैल होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनकी जो लेयर्स होती हैं, परतें, उनके बीच में पेट्रोलियम पाया जाता है। और जो पेट्रोलियम पाया जाता है उन शैलों के बीच में, वो एकदम कह सकते हैं जिस फॉर्म में हम उसको गाड़ी, ऑटोमोबाइल उसमें यूज़ करते हैं, अपनी मोटरसाइकिल में या कार वगैरह में यूज़ करते हैं, तो वो इस रूप में नहीं पाया जाता है चट्टानों के बीच में, वो कच्चे तेल के रूप में पाया जाता है। तो उसका क्या किया जाता है? बाद में परिष्करण किया जाता है परिष्करणशाला में। जैसे रिफाइनरी, अगर हम बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, परिष्करणशाला अगर समझ में नहीं आए तो रिफाइनरी आप याद रखें। रिफाइनरी में उस कच्चे तेल को भेजा जाता है, फिर उसका परिष्करण किया जाता है, शोधन किया जाता है और उसके बाद में उस कच्चे तेल से विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं वो बनते हैं। जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, मोम हो गया, प्लास्टिक और बहुत प्रकार के स्नेहक जैसे ग्रीस वगैरह जो हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं परिष्करण के फलस्वरूप रिफाइनरी के बाद में, रिफाइनरी में जब प्रोसेस होता है उसका कच्चे तेल का, तो उसके बाद में ये सारे प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। और पेट्रोलियम उत्पादों को हम क्या कहते हैं? सामूहिक रूप से ब्लैक गोल्ड कहते हैं, काला सोना कहते हैं, क्योंकि इनकी कीमत ज़्यादा होती है। कीमत ज़्यादा होने का मतलब यही नहीं कि रेट ही ज़्यादा है, कीमत ज़्यादा होने का मतलब मैंने पहले ही बताया था, जिस चीज़ की ज़्यादा उपयोगिता होती है वो हमारे लिए क्या है? बहुमूल्य है, कीमती है। तो इनकी उपयोगिता और इनकी यूजेस के हिसाब से इनको क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड, जितने भी पेट्रोलियम उत्पाद हैं। अब जो पेट्रोलियम वर्ड है, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई है? एक लैटिन वर्ड है पेट्रा प्लस ओलियम, ये जो लैटिन शब्द हैं इनसे ही पेट्रोलियम जो है शब्द बना है। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब होता है तेल, यानी चट्टानों में पाया जाने वाला तेल या चट्टानी तेल, इससे पेट्रोलियम को हम कह सकते हैं। वर्ल्ड में अग्रणी उत्पादकों की बात करें पेट्रोलियम के तो ईरान हो गया आपका, इराक, सऊदी अरब, कतर, यूएसए, रसिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया, ये विश्व में पेट्रोलियम के अग्रणी उत्पादक देश हैं। भारत में पेट्रोलियम के अग्रणी उत्पादक क्षेत्रों के विषय में बात करें तो डिगबोई जो कि असम में है, यहाँ पर जो है
जो है एक प्राकृतिक रूप से भंडार हैं पेट्रोलियम के। इसके अलावा बॉम्बे हाई, ये मुंबई में पड़ता है, और कृष्णा गोदावरी नदी का जो डेल्टा है, ये 3 क्षेत्र जो हैं, डिगबोई असम में, बॉम्बे हाई मुंबई में, और कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, ये जो है भारत में पेट्रोलियम के अग्रणी उत्पादक क्षेत्रों में गिने जाते हैं। इसके बाद में नेचुरल गैस के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक गैस, ये पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ में ही पाई जाती है। जहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है वहीं पर प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस का उपयोग हम करते हैं घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में, घरेलू गैस जो खाना बनाने में, और वाणिज्यिक रूप से मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे भी जो है नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में। प्रमुख उत्पादक देशों की बात करें तो रूस, नॉर्वे, यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड, ये जिसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में अगर बात करें नेचुरल गैस के जो भंडार हैं वो जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एवं मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्र, मतलब समुद्री तटीय जो क्षेत्र हैं, वहां पर जो है प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ठीक है, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी जिसको कहते हैं, वर्तमान समय में पेट्रोलियम की जो मात्रा है वो कम होती जा रही है, रेट्स भी जो है लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए सीएनजी एक अच्छा विकल्प है और पर्यावरण हितैषी एक फ्यूल है। पॉल्यूशन इससे बहुत कम होता है, ऑटोमोबाइल वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। तो सीएनजी जो है, सीएनजी की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की अपेक्षा कम पॉल्यूशन फैलाता है, तो इस तरह से ये पर्यावरण हितैषी ईंधन की कैटेगरी में आता है। अब इसके बाद में देखते हैं जल विद्युत। ठीक है, जल विद्युत को देखते हैं। विश्व की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, उसका लगभग 1/4 हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है, याद रखेंगे आप। और पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला जो देश था वो था नॉर्वे। जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देशों की बात करें तो पराग्वे हो गया आपका, नॉर्वे, ब्राजील, चाइना, ये जो हैं जल विद्युत उत्पादन करने वाले अग्रणी देश हैं। और भारत के अगर महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्रों की बात करें तो भाखड़ा नांगल हो गया, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी परियोजना, ये जो हैं ये भारत के महत्वपूर्ण जल विद्युत उत्पादन करने वाले सेंटर्स माने जा सकते हैं, केंद्र माने जा सकते हैं। ठीक है, ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये जल विद्युत उत्पादन का है। जैसे क्या किया जाता है, जल का भंडार किया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जल का भंडार है, ऊंचाई पर जल का भंडार किया जाता है, बांध के द्वारा उस पानी को रोक करके रखा जाता है। फिर जब हमको जल विद्युत उत्पादन करना होता है तो क्या किया जाता है, उस पानी को छोड़ा जाता है, और जब पानी ऊंचाई से गिर जाता है तो उसका जो वेग होता है, उसकी जो गति होती है वो तेज़ होती है। वो तेज़ पानी स्पीड से आता है और इस टरबाइन के आसपास होकर के निकलता है, तो उस पानी के वेग के द्वारा ये टरबाइन घूमता है। और टरबाइन घूमने के साथ साथ ही हमको क्या मिलती है, यहाँ पर जो देखिए ये सेंटर टाइप का बना रखा है, ये टरबाइन घूमेगा तो इधर जो है विद्युत का एक सेंटर बना रखा है, यहाँ से जो है हमको लाइट जो है उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये टरबाइन का है पूरा। और जल विद्युत किस तरीके से प्राप्त किया जाता है उसके बारे में आपने यहाँ से देखा। गैर परंपरागत स्रोतों की बात करें, अब जितने भी सोर्सेज हमने पढ़े थे अभी तक वो कैसे थे, परंपरागत स्रोत। अब बात करेंगे गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में। सबसे पहले आती है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के लाभों की अगर हम बात करें तो असमाप्य, क्योंकि ये एनर्जी जो है ये समाप्त नहीं होती, सूर्य की ऊर्जा समाप्त नहीं होगी, तो ये असमाप्य है। और दूसरा इसका जो लाभ है वो है कि इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, प्रदूषण मुक्त होती है। हानियां भी हैं इसकी, जैसे कि ये खर्चीला होता है, इसको स्थापित करने में बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा सोर्स के विस्तृत होने से यहाँ एनर्जी की बर्बादी होने की भी संभावना रहती है। उपयोगों की बात करें कि सौर ऊर्जा का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो सौर तापक में, सोलर कुकर जो होता है उसमें, इसके अलावा सोलर ड्रायर और यातायात संकेत, और इसके अलावा रोशनी उत्पन्न करने में हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसके बाद में पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के भी लाभ और हानियां अलग अलग देखेंगे हम। सबसे पहले लाभों को देखते हैं। ये प्रदूषण मुक्त होती है, पवन ऊर्जा से किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं फैलता है। एक बार अगर इसको इस्टेब्लिश कर दिया जाए, एक बार इसकी स्थापना कर दी जाए, तो उसके बाद में जो विद्युत प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है, उसकी लागत कम आती है। पहली बार में ज़्यादा आती है, उसके बाद में एक बार स्थापित होने के बाद में विद्युत हमको कम लागत में उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा ये सुरक्षित है, सेफ है और साफ है। ठीक है, हानि अगर देखें तो इससे आपका ध्वनि प्रदूषण होता है। पवन चक्कियां जो स्थापित की जाती हैं, इसके पवन ऊर्जा पर आधारित जो पवन चक्कियां स्थापित की जाती हैं, उनको स्थापित करना काफ़ी महंगा होता है। और इसके अलावा जो सिग्नल्स होते हैं, रेडियो सिग्नल्स हैं, दूरदर्शन है, दूरदर्शन का जो प्रसारण किया जाता है, उसमें क्या है कि इस विंड एनर्जी के द्वारा दिक्कतें होती हैं, व्यवधान उत्पन्न होता है। उपयोग इसका जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है वो पवन चक्की में है, और पवन चक्की का उपयोग किया जाता है आटा पीसने में या फिर विद्युत उत्पादन करने में। ठीक है, इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। पवन फार्म जो होते हैं वो नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में पाए जाते हैं। विशेष रूप से ऐसे स्थानों पर इनकी अवस्थिति होती है जहां पर वर्ष भर
तेज़ हवाएं चलती हैं। तो ये जो स्थानों के नाम मैंने आपको बताया, नीदरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, डेनमार्क, यूके, यूएसए, यहाँ पर तेज़ हवाएं वर्ष भर चलती रहती हैं और इसी वजह से यहाँ पर ये जो है एक आदर्श दशाएं या अनुकूल दशाएं पवन फार्म बनाने के लिए पाई जाती हैं। विश्व का पहला सौर और पवन चालित बस अड्डा कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, ठीक है। रेडियो सक्रिय पदार्थ या रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं जैसे कि यूरेनियम और थोरियम, ठीक है, इनके केंद्रक में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है, ऊर्जा इकट्ठी रहती है, उसको नाभिकीय विखंडन के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। परमाणु ऊर्जा नाभिकीय विखंडन के पश्चात प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। नाभिकीय विखंडन किसका किया जाता है? जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, उनसे जो एनर्जी प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं परमाणु ऊर्जा। लाभ क्या है इसका? क्योंकि इससे एनर्जी जो होती है, ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होती है। और हानि क्या है इसकी? प्रमुख रूप से कि जब हम परमाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं या जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, उससे रेडियो एक्टिव वेस्टेज जो होता है, रेडियो सक्रिय जो अवशेष होता है, बेकार का पदार्थ होता है, वो बहुत मात्रा में निकलता है, जिससे पॉल्यूशन होता है, हानि होती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करना है ये बहुत महंगा होता है, बहुत खर्चीला होता है, कॉस्टली होता है। परमाणु ऊर्जा के अग्रणी उत्पादक देशों की बात करें तो यूएसए और यूरोप इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। भारत में अगर बात करें तो भारत में यूरेनियम जो है, जो कि रेडियो एक्टिव पदार्थ है और परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है, इसके विशाल निक्षेप राजस्थान और झारखंड में पाए जाते हैं। और थोरियम जो है वो एक तरह से केरल के तट पर जो मोनोजाइट बालू होती है उससे थोरियम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। भारत के कुछ परमाणु ऊर्जा केंद्रों को देख लेते हैं। कलपक्कम जो है भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तमिलनाडु में। तारापुर महाराष्ट्र में है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर या कोटा जो है ये राजस्थान में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है और कैगा जो है वो कर्नाटका में है। ये आप याद रखेंगे भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम। इसके बाद में भूतापीय ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है वो भूतापीय ऊर्जा होती है। भूतापीय ऊर्जा के लाभ क्या हैं? कि ये स्वच्छ होती है, पर्यावरण हितैषी होती है, पॉल्यूशन इससे नहीं फैलता है और हर समय उपलब्ध रहती है। हानि की अगर बात करें तो इसके जो प्लांट्स होते हैं वो शहर से दूर अवस्थित किए जाते हैं और इसी के कारण में विद्युत वहन करना जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, खर्चीला हो जाता है। उपयोगों की बात करें तो खाना बनाने में भी भूतापीय ऊर्जा का यूज़ किया जाता है, ऊष्मा प्राप्ति में भी इसका यूज किया जाता है। विश्व के सबसे बड़े भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे हैं? जैसे यूएसए हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, फिलीपींस, मध्य अमेरिका, इन स्थानों पर विश्व के सबसे बड़े भूतापीय ऊर्जा संयंत्र पाए जाते हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्रों की बात करें तो मणिकरण जो कि हिमाचल प्रदेश में है और लद्दाख में जो पूगा घाटी है ये भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र यहाँ पर जो है वो पाए जाते हैं। ज्वारी ऊर्जा देखते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन, ज्वारी ऊर्जा जो प्राप्त की जाती है वो समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण से की जाती है। उच्च ज्वार जब आता है तो उस टाइम पे बांध में जो टरबाइन स्थापित होता है उसको घुमाने के लिए इस एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की, जैसे रूस, फ्रांस और भारत में जो कच्छ की खाड़ी है उसमें विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। ज्वारी ऊर्जा के लाभों की बात करें तो इसमें भी पॉल्यूशन नहीं होता है, प्रदूषण मुक्त होती है और इसके अलावा ये असमाप्य एनर्जी है, मतलब समाप्त नहीं होती है, असीमित स्रोत हैं इसके। हानियों की बात करें तो इससे वन्य जीव आवासों के नष्ट होने का खतरा रहता है। विश्व का पहला ज्वारी ऊर्जा स्टेशन ये फ्रांस में बनाया गया था और दोहन में ये कठिन होती है, ठीक है, ज्वारी ऊर्जा। लास्ट में बात करेंगे हम बायोगैस के बारे में। बायोगैस जो है वो जैविक अपशिष्ट, जैविक अपशिष्ट क्या होते हैं? जैसे मरे हुए, जैसे सड़े गले पौधे, ठीक है, या फिर मृत जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, गोबर होता है या रसोई का बचा हुआ जो भी वेस्टेज होता है, उससे जो गैस बनाई जाती है वो उसको हम कहते हैं बायोगैस, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, चाहे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, चाहे गोबर, रसोई अपशिष्ट, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये जैविक अपशिष्ट इनको हम कहेंगे। तो प्रोसेस क्या रहता है? प्रोसेस ये रहता है कि जो जैविक अपशिष्ट हैं जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, उनका अपघटन कराया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा और जैविक अपशिष्टों के बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होने के फलस्वरूप बायोगैस जो है वो उत्पन्न होती है, जो विशेष रूप से जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। इसके लाभों की बात करें तो कम लागत इसकी आती है, उपयोग में ये आसान है,
जैव वेस्टेज जो होता है, जैविक जो हमारा अपशिष्ट होता है, उसका उपयोग हो जाता है, मतलब उसको फेंकना नहीं पड़ता है, उसका भी यूज़ कर लेते हैं हम। खाना पकाने में इसका यूज़ किया जाता है, विद्युत उत्पादन में इसका यूज़ किया जाता है। हानियों की बात करें तो हानि ये है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, तो इस वजह से ये जो है हानिकारक भी है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है पैदा करती है, तो पर्यावरण की दृष्टि से ये हितैषी नहीं है। ठीक है, ओवरऑल ठीक है, यहाँ कम लागत है, आसानी ही से इसका उपयोग किया जा सकता है, और जैव वेस्टेज जो होता है उसका हम निपटारा कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने आज थोड़ा जल्दी जल्दी लेकिन प्रभावी तरीके से मैंने आज को समाप्त करने का कोशिश किया है। यहाँ से ये चीज़ें जो हैं अगर आप याद करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको बेनिफिट देंगी, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप जो प्रीवियस क्लासेस का जो कंटेंट है उसको आप लगातार रिवाइज़ कर रहे होंगे, उसका उसका क्या कर रहे होंगे आप, दोबारा से उसको पढ़ रहे होंगे। और रिवीजन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, रिवीजन आप करते रहें लगातार से, जो पुरानी चीज़ें हैं अब तक हो चुकी है उनको रिवाइज करते रहें। रिवीजन से ही जो है चीज़ें लॉन्ग टाइम तक दिमाग में जो है बच पाती हैं, स्थिर रह पाती हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम में अब अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ज़रूरी भी होती हैं। ठीक है, हमेशा की तरह यही कहूँगा अंत में कि आपका जो फीडबैक है, रिस्पॉन्स है, वो ज़रूर दें। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, कुछ करें या ना करें, लेकिन एक कमेंट ज़रूर कर दें इसके नीचे, तो उससे क्या है कि एक मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।